बुलेटिन की शुरुआत अभी तक की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से बड़ी जानकारी मिल रही है कि दो इत्र व्यापारी पंपी जैन और मलिक मियां के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग की टीम इस वक्त छापेमार कार्रवाई कर रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पंपी जैन के 50 जगहों पर छापेमारी हो रही है। आज अखिलेश यादव, जो कि कुछ ही देर में कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं पंपी जैन के साथ, लेकिन उससे पहले सुबह 7 बजे पंपी जैन के ठिकानों पर ही आयकर विभाग की टीम ने अपनी छापेमार कार्रवाई शुरू की। और ऐसे में सपा, जो कि सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाती हुई कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब चुनाव ड्यूटी में केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया जाता है विपक्षी पार्टियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई के लिए। और ऐसे में आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव, क्या कुछ जवाब दिया जाता है? क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि पीयूष जैन के ठिकानों पर 257 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ था, जिसे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जोड़ती हुई बीजेपी तमाम तरह के आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम दिग्गज नेता अपनी रैलियों के जरिए पीयूष जैन के जरिए समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए नजर आए। और ऐसे में तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी अखिलेश यादव की तरफ से कन्नौज में। लेकिन उससे पहले आयकर विभाग की टीम पुष्पराज जैन के यहां पहुंची, क्योंकि पुष्पराज जैन, जो कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, विधायक हैं, और ऐसे में उन्हीं के साथ आज करीब 12:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी। लेकिन आयकर विभाग की टीम उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करती हुई सुबह 7 बजे आयकर विभाग की टीम अपने अफसरों के साथ पहुंची और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कन्नौज के इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन पंपी की गिनती अखिलेश यादव के करीबियों में की जाती है, और ऐसे में सीधे तौर पर उनके ठिकानों पर यह छापा पड़ा आयकर विभाग का। तो अखिलेश यादव जब कन्नौज से सांसद थे तभी पंपी उनके संपर्क में आए थे, और 2016 में आपको याद होगा फर्रुखाबाद इटावा सीट से समाजवादी पार्टी ने पंपी जैन को चुनावी मैदान में उतारा था, जहां से उन्होंने जीत हासिल की। और पंपी जैन की गिनती बड़े बड़े इत्र कारोबारियों में होती है, जो कि कन्नौज में ही हैं। और पीयूष जैन और पंपी, जो कि दोनों कन्नौज के ही सबसे बड़े इत्र कारोबारियों में शुमार है, ऐसे में दोनों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करने के बाद समाजवादी पार्टी, जो कि सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोलती हुई कि हताशा है, निराशा है, घबराए हुए है, ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों को ड्यूटी पर लगा दिया जाता है कि विपक्षी पार्टियों के ठिकानों के यहां छापे मारे जाए। और इस वक्त दो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है इसी मसले पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले शहजाद पूनावाला, जो कि बीजेपी के नेता है, हमारे साथ मौजूद है, और अमीक जमई हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता। सबसे पहले अमीक जमई, आपसे ही मेरा सवाल है, क्योंकि सीधे तौर पर आपके विधायक यहां पर छापे पड़े हैं, लेकिन छापे इस तरीके से पड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी के सहयोगी एजेंसियां हैं जो कि चुनावों के वक्त ड्यूटी पर लग जाती हैं। आपने सही कहा कि ये बीजेपी की जो अपार ये मैंने नहीं कहा, ये आपकी ही पार्टी आरोप लगा रही है अमीक जमई, ये आपकी ही पार्टी आरोप लगा रही है। बीजेपी के जो छापे पड़े हैं उसकी अपार असफलता के बाद एक नया नाम जो पुष्पराज जैन जी हमारे एमएलसी हैं, उनके ऊपर इन्होंने छापे डाले हैं। वो तो पिछले जब पीयूष जैन से जोड़ के उनका नाम आ रहा था, तो वो खुद कह रहे थे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और जितने भी आरोप हैं मैं आपको सब बताऊंगा कि मेरे पास क्या है। अब आप सोचिए कि जो ईमानदार होगा ना, जो सच्चा होगा, वो ये बात कर सकता है। आपने मेरे साथी प्रवक्ता राजीव राय जी के घर पे छापे मारे, 48 घंटे चले छापेमारी में, आपको हैरत होगी कि 70,000 रुपए भी नहीं मिले। तो ये जो अलायंस है इनकम टैक्स के साथ, ईडी के साथ, सीबीआई के साथ, समाजवादियों को इन छापों से और इन सब चीजों से डर नहीं लगता है, क्योंकि हमारा एक पुराना नारा था, एक पैर रेल में एक पैर जेल में। और आज जब माननीय अखिलेश यादव जी खुद कन्नौज में उन्होंने जब ऐलान किया, और हम जब 3 दिन से ये पूछ रहे हैं कि भैया ये जो पीयूष जैन के यहां विदेशी सोना पाया गया है, ये जो सब उसमें मोहरें विदेशी लगी हुई हैं, पानी के जहाज से आया, समंदर के जहाज से आया, ये तो केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा। चलो पैसा तो काला यहां का हो सकता है, आप सीडीआर का रिपोर्ट जारी करो। हमने चैलेंज किया था कि पीयूष जैन के सीडीआर में बीजेपी के एक मिनिस्टर का नाम है, उनका लेन देन है उसके अंदर।
ये नहीं माने हमारे छापे मारे, आप मारिए, आप देख लीजिएगा, दूध का दूध शाम तक पानी का पानी हो जाएगा। शहजाद पूनावाला, क्या वाकई ऐसा है? क्या बीजेपी घबरा गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से और उसी से पहले 7 बजे ये कार्रवाई शुरू कर दी गई? क्योंकि टाइमिंग को लेकर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल। देखिए, मैंने अमित को बीच में नहीं टोका, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी मुझे नहीं टोकेंगे, मुझे अपनी पूरी बात रखने देंगे। देखिए, जब भी भ्रष्टाचार का हो इत्र, वो क्यों निकलता है समाजवादी का मित्र? अभी जो अमित जी ने कहा, पहले तो जब तीनों नेताओं पर छापे पड़े थे इनके प्रथम रूप में, तो वहां पर 86 करोड़ का अनडिस्क्लोज्ड इनकम आया। ये सरकार के दस्तावेज में और मीडिया की रिपोर्ट में भी आ चुका है। उसमें से 68 करोड़ का तो मान भी लिया है कि हाँ, ये हमने टैक्सी चोरी की है। दूसरी बात, जब पीयूष जैन पर छापे पड़े तो पहला इनकी प्रतिक्रिया थी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई, फिर उन्होंने कहा ये बीजेपी का आदमी। अब दोनों चीजें कैसे हो सकती? अगर वो बीजेपी का आदमी है और उस पर छापा हुआ है, मतलब कि कितने निष्पक्ष रूप से काम कर रही है एजेंसी, और आज अगर पंपी जैन पर छापा हुआ है तो वो फिर निष्पक्ष कैसे ना रहा? वो कैसे विद्वेष की भावना हो गई? तो दोनों तर्क नहीं दिए जा सकते, एक तर्क चुनना पड़ेगा, या तो वो बीजेपी का व्यक्ति था या तो ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई। तीसरी बात, अखिलेश यादव जी ने 2016 में, मैं आपको न्यूज रिपोर्ट दिखा दूंगा, उन्होंने कहा कि मंदी से लड़ने का सबसे कारगर तरीका ब्लैक मनी होता है। अखिलेश यादव इज द फ्रेंड फिलोसोफर गाइड ऑफ ब्लैक मनी, इसीलिए इनके पार्टी में यही चलता आ रहा है। हमारे जमाने में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इनके जमाने में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्कैम। गोमती रिवर फ्रंट स्कैम, लैपटॉप वितरण स्कैम, जल निगम भर्ती स्कैम, अभी जमीन का घोटाला निकला है नोएडा अथॉरिटी का 58,000 करोड़ का। इसीलिए जनता क्या कह रही है? यूपी प्लस योगी इक्वल्स उपयोगी, बुआ प्लस बबुआ इक्वल्स भ्रष्टाचार के भोगी। ये आज देश की जनता और यूपी की जनता कह रही है। लेकिन अमीक जमई जी, शहजाद एक सवाल सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात भी रखिए और इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा। ठीक है, पीयूष जैन को लेकर तमाम तरह की चीजें आपकी तरफ से दी गई कि समाजवादी पार्टी से इनका कोई रिश्ता नहीं है, हमने मान लिया। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि देखिए विपक्षी पार्टियों को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कार्रवाई तो हर किसी उस शख्स के खिलाफ, उस विधायक के खिलाफ, उस इंसान के खिलाफ हो रही है जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो बीजेपी का हो, किसी और दल का हो या सपा का हो। देखिए, बीजेपी और आरएसएस हमारी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही हैं। आप चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव देखो, ममता जी के जितने भी भ्रष्टाचारी एमएलए एमपी थे, उनको बीजेपी ने पहले दबाव बना के जेल डालने की बात बोली, फिर उन्हीं को बीजेपी में शामिल कराया। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ था? अजीत पवार पूरे देश का सबसे भ्रष्ट आदमी था। जब उसके अलायंसेस बीजेपी के साथ हो गए तो सारा इनकम टैक्स ने, ईडी ने सारे केसेस वापस कर लिए, वो साफ सुथरा आदमी हो गया। जब अलायंस खत्म हो गया तो वो फिर भ्रष्टाचारी हो गया। देश, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी ये कह रहे हैं, ये जो हमारे देश में एजेंसीज है ना, ये 70-80 साल में बहुत ही मुश्किल से बने हैं। इनका इलेक्शन कमीशन है, ये लगता है कि बजरंग दल का कोई डिपार्टमेंट हो। भाई उसका एक खुद मुख्तारी है, इंडिपेंडेंसी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब क्या कभी ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जी इलेक्शन कमीशन डिस्टर्ब कौन कर रहा है? तमाम तरह के आरोप तो आप लगा रहे हैं कि चुनावी ड्यूटी पर उतार दिया जाता है केंद्रीय एजेंसियों को जब चुनाव सामने आते हैं। डिस्टर्बेंस तो आप ही की तरफ से की जा रही है ना। आप सुनिए, आप इतना सीरियस जर्नलिस्ट हो, कभी जिंदगी में आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन को अपने घर बुला लिया हो, अपने ऑफिस बुला लिया हो, आओ मुझे रिपोर्ट करो? कौन होते हैं प्रधानमंत्री जी इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट करने वाले? गुस्सा यही है उत्तर प्रदेश के अंदर। बीजेपी का जहाज डूब रहा है। शहजाद को मालूम है कि बीजेपी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे हार रही है। आप इनकम टैक्स लगा दो, आप सीबीआई लगा दो, आप ईडी लगा दो, आप कुछ लगा दो, ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इसका जवाब शहजाद पूनावाला, इसका जवाब। रितिका जी, देखिए, आज अगर अमीक भाई सवाल उठाते एजेंसियों पर, मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इनका तो चरित्र क्या रहा है, तो देश के वैज्ञानिकों पर सवाल उठा दी, बीजेपी की वैक्सीन बता दी, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए, ईवीएम पर सवाल उठाए। देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला, रितिका जी, मैंने बीच में नहीं बोला, रितिका जी, मुझे अपनी बात रखनी सवाल उठाया, जवाब तो मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। रितिका जी प्लीज, रितिका जी, आपके पीसीआर को थोड़ा म्यूट करना पड़ेगा, वरना आपने सवाल पूछा, अब जवाब सुनिएगा ना, फिर आपके पास लौटूंगी मैं। शहजाद, अब बहुत समय है, वो जवाब दे अपने मौके पर ये बौखलाहट ना दिखाए। देखिए, ईवीएम पर सवाल, ईसी पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, देश के वैज्ञानिकों पर सवाल, इनको तो किसी भी एजेंसी में कोई भी निष्पक्षता या विश्वास नहीं है। इनको केवल आतंकियों पर विश्वास, इनको केवल मुख्तार अंसारी पर विश्वास, इनको केवल माफियाओं पर विश्वास। रितिका जी, एक चीज नोट कीजिएगा, जब हम कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर करते हैं, दर्द अमीक और समाजवादी की निकलती है। जब हम माफियाओं के घर और संपत्ति को तोड़कर गरीबों को देते हैं, दर्द अमीक और समाजवादी की निकलती है। जब हम आतंकवादियों पर कार्रवाई करते हैं, दर्द अमीक, अखिलेश और समाजवादी की निकलती है। ये जहां से निकलती है, ये दिखाता है कि ये इसलिए निकलती है पानी के जहाज से आया, समंदर के जहाज से आया, उसका जवाब दे नहीं रहे हैं।
आप एक तुकबंदी नहीं, आप बीजेपी में जाने के बाद तुकबंदी आप करने लगे हो। तुकबंदी, शायरी मत करिए, गंभीर राजनीतिक बात करिए, शायरी मत करिए हमसे। आप शहजाद बता दें आपको आतंकवादियों की कार्रवाई, कविता मत पढ़िए, गंभीर राजनीतिक बात कार्रवाई अच्छी नहीं लगती आपको, आतंकवादियों पर नहीं अच्छी लगती आपको, माफिया पर नहीं अच्छी लगती आपको, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई अच्छी नहीं लगती, ऐसा क्यों है? आप बताइए हमें कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई से आप क्यों परेशान, ये बताइए। अमीक जमाई जवाब। देखिए, मैं शहजाद को कहना चाहता हूँ, शहजाद ये जो बसों पे लिखी हुई तुकबंदियां, शायरियां है ना, गंभीर राजनीतिक चर्चाओं में ना, इसको मत लाया करो आप। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं कि अजीत पवार आपके लिए सबसे भ्रष्ट आदमी था। आपको जब अलायंस करना हुआ तो वो शरीफ आदमी हो गया। वेस्ट बंगाल में जितने भी क्रिमिनल, सुनिए आप मेरी बात का सर्टिफिकेट कांग्रेस से ले लीजिए, अजीत पवार का सर्टिफिकेट आपके साथी कांग्रेस से ले लीजिए। जो एडीआर का रिपोर्ट आया है उत्तर प्रदेश में मोस्ट क्रिमिनल, मुझे समाजवादी पार्टी का स्टैंड बता दीजिए। मुझको आप समाजवादी पार्टी का स्टैंड बता दीजिए कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, क्योंकि अभी देखिए कार्रवाई शुरू हुई है, शाम तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर वो लिप्त पाए जाते हैं तो पार्टी का स्टैंड क्या कुछ होगा? क्या निष्कासित किया जाएगा, कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा? आपको मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पुष्पराज जी, हमारे जो एमएलसी हैं, वो तो आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दस्तावेज कागजात लेकर। इनको डर क्या था? दोपहर तक तो हम सब मीडिया के सामने कर देते। मेरा सवाल ये है कि जो ये अपने आप को सुचिता और साफ सुथरी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्या इनको ये बताना नहीं पड़ेगा कि मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे जो सीरियस क्रिमिनल केसेस थे उसको वापस क्यों लिया? केशव मौर्य इनका एक डिप्टी सीएम है, अंतरराष्ट्रीय नेता, इलाहाबाद में उसको चंदा चोर के आरोप लगे, उसकी एफिडेविट में आज तक शामिल है, उसने अपने केस वापस लिए। किस देश में ऐसे मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया होगा? जवाब मैं लूंगी, क्रिमिनल बैकग्राउंड का मुख्यमंत्री से इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी क्या एक्शन लेगी, ये क्लियर कर दीजिए, इसका जवाब मैं लूंगी। बताओ मुझे उनके दामन पे कौन सा दाग है? 5 साल में कौन सा दाग है उनके ऊपर? सीबीआई लगाया, रिवर फ्रंट में उनके ऊपर आपने केस ठोके। क्या मिला 5 साल के अंदर? अगर माननीय अखिलेश यादव जी तरफ से भ्रष्टाचार का कहीं भी कोई नाम निशान था, जो सवाल उठाया, जो आरोप लगाया, उसका जवाब लूंगी ना, सीधे तौर पर लूंगी शहजाद पूनावाला से। लेकिन जो मेरा आपसे सवाल है उसका तो जवाब दे दीजिए। इस्तेमाल करिए, 2 महीने बाद हम आपको रास्ता बताएंगे कि संविधान में कैसे रास्ता, कानून का कैसे पालन किया जाता है। समाजवादी पार्टी क्यों बौखलाई? नहीं, ब्लैक मनी पर कार्रवाई समाजवादी बौखलाई, ऐसा क्यों? सुन लीजिए, अब रितिका जी मेरा मौका है बोलने का, मैं बोल सकता हूँ, मैंने बीच में नहीं बोला किसी जी। रितिका जी, आप एक सवाल लगातार पूछ रहे हैं अमीक जमाई से कि जो भ्रष्टाचारियों पर, चाहे किसी के भी साथ हो, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, तो हमको तो स्वागत करना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है, ये है, वो है, एजेंसी है, चुनाव है। चुनाव तो हर 2 महीने में होते हैं इस देश में, तो क्या कार्रवाई बंद कर दे भ्रष्टाचार पर? दूसरी बात, ये भ्रष्टाचारी छोड़ो, इनसे पूछे कि मुख्तार अंसारी को माफिया कहेंगे क्या? ये मुख्तार अंसारी को माफिया भी नहीं मान सकते। ये ना जो अलकायदा के आतंकी पकड़े हुए गए उनको आतंकी मान सकते हैं। ये इनका जो कनेक्शन है ना आतंकियों से, भ्रष्टाचारियों से, माफिया के गुंडों से, ये इतना डीप नेक्सस है इनका कि जब भी उन पर कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करती है या कोई एजेंसी करती है, ये इनकी दर्द निकल के आ जाती है। ये देखिए 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी नहीं लगे, रेड शुरू हुई और यहां से रेड अलर्ट शुरू हो गया। रेड शुरू, रेड अलर्ट शुरू। रेड अलर्ट क्यों? क्योंकि पैसा चाहे उसके पास मिला हो या इसके पास मिला हो, स्रोत एक ही है पैसों का, और वो स्रोत अब खोजना पड़ेगा हमें। अमीक जमाई जी, मौका तो आपके पास अच्छा है, फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखिएगा ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव करने जा रही हैं, वो तमाम चिट्ठे लेकर सामने बैठे। मैं ये कह रहा हूँ, अभी सब सामने आएगा। राजीव यादव जी जिनकी ये बात कर रहे हैं कि उनके यहाँ से 60 करोड़ क्या होगा, राजीव यादव जी इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी है, नंबर 1 का आदमी है उत्तर प्रदेश में। पिछले 20 सालों में उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर एक भी कोई थाने में केस नहीं है। 24-48 घंटे में अगर राजीव जी कहीं, सुन लीजिए शहजाद, सुन लीजिए, अगर 48 घंटे में हमें मालूम है राजीव राय कहीं गलत होते, ये लोग उनको घर पे बैठने नहीं देते। ये अब तक ये तब तक आप उनको ये अरेस्ट कर चुके होते। हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनका एफिडेविट उठाइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एफिडेविट उठाइए, दूध का दूध पानी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में मोस्ट करप्ट क्रिमिनल कौन लोग हैं। अभी कल एडीआर का रिपोर्ट आया, एडीआर की रिपोर्ट ने बोला कि जो इनके 60 टोटल एमएलए का टॉप क्रिमिनल केसेस का जो एमएलए हैं, तो उठाइए ना ये मुद्दे, कौन मना कर रहा है? पार्टी के, आप फैक्ट्स के साथ, सबूतों के साथ सामने आइए ना। नहीं, बीजेपी के पार्टी के हैं, लेकिन क्योंकि इनका संबंध नागपुर से है, नागपुर से जिसका संबंध होगा उस पर कार्रवाई नहीं होगी। आप विपक्ष में करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम,
आप ईडी भी तो लगाओ ना, आप सीबीआई कर दो। हमारे पुष्पराज जैन, हमारे जो एमएलसी हैं, हम आपसे कह रहे हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। इन संस्थानों को हमने बनाया है। शहजाद पूनावाला, ये सिलेक्टिव कार्रवाई चुनाव के वक्त सीधे तौर पर आरोप क्यों कर रहे हैं ये सिलेक्टिव कार्रवाई? अच्छा, एक सेकंड, अब मैं जवाब देता हूँ। रितिका जी, मैं जवाब देता हूँ। इनके दो पक्ष हैं, एक कह रहे हैं कि ये सिलेक्टिव कार्रवाई है, दूसरा कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त। रितिका जी, एक बात मुझे बताइए कि भ्रष्ट अगर कोई व्यक्ति हो, उसका सबूत मिले और चुनाव के आसपास मिले, इस देश में हर 2 महीने से चुनाव होते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करना छोड़ दे क्या? अगर पहले दिन पर कार्रवाई करे तो कहेंगे कि इतना जल्दी मिल गया, ये तो विद्वेषपूर्ण है। अगर समय लेकर सही सबूत के साथ, उस दिन जब पीयूष जैन के घर छापे पड़े तो अच्छा है न्यूज़ 18 इंडिया ने बताया, तकिए में, पलंग में, टोटी में, कबर्ड में, सब तहखाने में पैसे निकले। वरना ये बोलते कि वो पीयूष जैन तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, ये भी कह देते। ये तो धन्य है न्यूज़ 18 का, उन्होंने बताया कि तहखानों के रास्ते समाजवादी के वास्ते पैसे निकले ना पैसे। अब उन पैसों की चिंता सबसे ज्यादा किसको नजर आ रही है? जैसे ही रेड पड़ी, ये रेड अलर्ट क्यों शुरू हो जाता है? इनको तो खुलकर कहना चाहिए। अमित जमाई का मुझे लगा स्टेटमेंट पहला ये होता कि हम स्वागत करते हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को पकड़ो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। परंतु अमित जमाई आकर कहते हैं नहीं, कार्रवाई मत कीजिए, बिल्कुल अब तो चुनाव है, हमें भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का विधायक हो, किसी भी पार्टी का सांसद हो, एमएलसी हो, अगर वो भ्रष्टाचारी है तो पार्टी का स्टैंड क्लियर होना चाहिए और हर किसी दल को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो जनता का पैसा है। ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगी, लेकिन इस छापेमारी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी एक ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज में प्रेस वार्ता की घोषणा करते ही बीजेपी सरकार ने एसपी एमएलसी पंपी जैन के यहां छापे शुरू कर दिए हैं। बीजेपी का डर और बौखलाहट साफ है, जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। यह ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस छापेमारी पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि इत्र कारोबारियों पर छापे की कार्रवाई पर सपाइयों की बयान चोर की दाढ़ी में तिनका वाला है, गरीबों किसानों के लिए बनी योजना का पैसा तहखानों में चला जाता है। ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। अमित जमाई, क्या वाकई ऐसा है कि गरीबों और किसानों के पैसे, उनके लिए बनाई गई योजना का पैसा सीधे तौर पर तहखानों में पहुंच जाता है और उसके बाद एक के बाद एक परतें निकलकर सामने आती है, खुलती है? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि पीयूष जैन को आप जेल भेजो। हमने कहा है, माननीय अखिलेश जी ने कहा है, माननीय अखिलेश जी ने कहा कि जो इसका पीयूष जैन का सीडीआर है, भाई जब हम कोई आतंकवादी घटना होती है तो हम उसका सब लिंक निकालते हैं। फोन कहां से आया, स्लीपर सेल कहां पर है, संपर्क कौन था लखनऊ में। हम बोल रहे हैं कि पीयूष जैन के मोबाइल फोन में बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर का नंबर है जिससे उससे बातचीत होती है। और ये जो गोल्ड है ना, गोल्ड राज्य में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। पानी के जहाज से विदेशों से सोना आ जाए, ये कितना बड़ा चिंता का विषय है। हीरोइन, गांजा हमारे देश के अंदर आ जाए, कितने हजार करोड़ के गांजा और ये हीरोइन हमारे देश में आ गए, तो ये चिंता का विषय है। ये केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा कि ये विदेशी गोल्ड कानपुर तक कैसे पहुंचा, उसको जेल भेजो। हम तो कह रहे हैं हमारा उससे कोई संपर्क नहीं है, हमारा उससे कोई मामला नहीं, और उसका सीडीआर खोलो ताकि और पता चले कि कौन कौन बीजेपी के नेताओं के नाम उसके अंदर हैं। क्यों नहीं खोल रही है? हम 5 दिन से चैलेंज कर रहे हैं टेलीविजन पे, उसका सीडीआर जो है आप पूरे देश को दिखाओ। नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इनके नेता का नाम है उसके अंदर। रितिका जी, लेकिन अमित जमाई, कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है तो फिर आप पर, आपकी तरफ से आरोप लगा दिए जाते हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल उठा दिए जाते हैं, सेलेक्टिव कार्रवाई को लेकर सीधे तौर पर बातें कही जाती हैं। नहीं, इतना काला धन, सुनिए, इतना काला धन, प्रधानमंत्री बोले थे कि जीएसटी नोटबंदी के बाद पूरे देश में काला धन गंगा मैया में बह गया। ये इतना काला धन कहां से आया? ये बीजेपी का पैसा है, ये बीजेपी का पैसा, ये उनके चंदे का पैसा है जो पीयूष जैन के पास पड़ा हुआ था। ये विदेश से गोल्ड कहां से आया? ये तो चिंता का विषय है कि किस हवाई जहाज से आया, पानी के जहाज से आया। पीयूष जैन इस वक्त कहां है? अमित जमाई, पीयूष जैन इस वक्त कहां है? जेल में है ना? अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का बंदा है, बीजेपी की तरफ से बचाने की कोशिश की जा रही है, तो इस वक्त वो कहां है? जेल में है ना? तो मैं पूछ रहा हूं कि उसका सीडीआर करके बाकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है? क्या उसमें पुष्पराज जैन का नाम है उसकी सीडीआर में? ये विदेशों से शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिएगा। शहजाद जी से पूछो। शहजाद, सवाल पूछे, मुझे जवाब देने दीजिए।
लीजिए, पहले तो एक बहुत बड़ा बयान समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ने किया। उन्होंने कहा पीयूष जैन के मोबाइल फोन में फलाने फलाने लोगों का नंबर है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के पास इतनी जानकारी है पीयूष जैन के मोबाइल फोन में किसका नंबर है। मैं सुरक्षा एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से जांच करने के लिए कहूंगा कि ये समाजवादी पार्टी को कैसे पता कि एक भ्रष्टाचारी टैक्स चोर के फोन में किसका नंबर है। पहले इसकी जांच होनी चाहिए। मतलब इतना इनका कनेक्शन है कि किसका नंबर भी सेव किया है, ये भी समाजवादी पार्टी जानती है। पहली बात, रितिका जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। रितिका जी, मैंने बीच में नहीं बोला। रितिका जी, आप तो रितिका जी सिस्टम में, प्लीज, आप मैं तो सिस्टम संरक्षण में लोग भी चाहता हूं। निकल के आ रहे हैं ना। रितिका जी, मैं आप बात तो पूरी होने दीजिएगा, आप बात तो पूरी होने दे, फिर आपके पास लौटूंगी। एक सेकंड अमित, एक एक करके रितिका जी, प्लीज। मैं संरक्षण चाहता हूं आपका जी। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि चलिए अमित जैन की बात मान लेते हैं कि ये व्यक्ति पीयूष जैन बीजेपी से कनेक्टेड है, ये इनका आरोप है। इन्होंने कहा कि सारी एजेंसी जांच कर रही है। अगर हमने पकड़ा है, मतलब हमने तो ये भेदभाव नहीं किया कि ये किसका आदमी है, हमने तो पकड़ लिया। परंतु आप कह रहे हैं कि बीजेपी का है, चलिए मान भी लेते हैं। तो आज जो कार्रवाई हो रही है वो भी तो निष्पक्ष होगी ना। ऐसे कैसे कह सकते कि कल की कार्रवाई जो थी वो ठीक थी और आज जो कार्रवाई हो रही है वो विद्वेषपूर्ण। मतलब ये एजेंसियां स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। तो आज पम्मी जैन पे रेड हुई, तो आप बताइए पम्मी जैन पर आपका क्या स्टैंड है? पार्टी से निकालेगा? जो 3 कारोबारी पर रेड हुई थी, जो आपके नेता है, जिनसे 86 करोड़ का अनडिस्क्लोज्ड इनकम, 66 करोड़ का वेरीफाइड इनकम निकला है, 400 करोड़ के बोगस एंट्री निकले, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा? नहीं करिएगा, क्योंकि ये सारा का सारा स्रोत जो है, भ्रष्टाचार का स्रोत एक ही है और वहीं से बदबू आ रही है। और वो बदबू आ रही है अखिलेश यादव जी के इर्द गिर्द से, और इसका जवाब देना होगा। अमित, अखिलेश यादव शुरुआत जी से क्यों मैंने चीख पड़े? पहला सवाल ही आपसे यही पूछा था कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, पाक साफ है, तो इंतजार कीजिए ना। आप इतने डिफेंसिव मोड में क्यों आ जाते हैं? आपको स्वागत करना चाहिए कि किसी भी विधायक, किसी भी सांसद की यहाँ पर छापा मार लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, हमने यही कहा, हम समाजवादियों का नारा था एक पैर रेल में एक पैर जेल में। हमें ऐसे किसी भी ताकत से, हमने इंदिरा जी की तानाशाही का सामना किया है, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने क्या चीज है समाजवादी लोगों के सामने। हमारा यह कहना है कि आप चुनाव के समय पे, पूरे देश में रिकॉर्ड है, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, जहां चुनाव जाता है, इनकम टैक्स, सीबीआई इनके साथ जाता है, अलायंस में जाता है। हमारा यह कहना है कि आप संस्थानों का गलत इस्तेमाल मत करो। शहजाद एक बात को थोड़ा मतलब गायब कर गए। मैंने पूछा कि ये जो विदेशी सोना है जिसपे मुहर लगी हुई है, पानी के जहाज से आया है, हवाई के जहाज से आया है? क्योंकि ये केंद्र सरकार की गलती से आया है। दूसरा ये है कि इतना बड़ा काला धन, प्रधानमंत्री जी ने दावा किया था कि नोटबंदी, जीएसटी से पूरे देश में काला धन खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा काला धन पीयूष जैन के पास रखा हुआ था। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जब कोई भ्रष्टाचार करता है ना, जब कोई क्राइम करता है, समाजवादी पार्टी की सरकार तो है नहीं, उसका दिल सीना इसलिए चौड़ा होता है, उसको यह मालूम है कि मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार मेरी जेब में है। जो क्रिमिनल माफिया ये समझता है कि सरकार मेरी जेब में ना, वही क्राइम करता है। तो सवाल ये कि इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा काला धन, इतना बड़ा विदेशी गोल्ड, सरकार में किसका संरक्षण था? हम चाहते हैं कि सीडीआर। ठीक है, आपने तमाम तरह के आरोप लगाए, सवाल उठाए, जिनका जवाब भी शहजाद पूनावाला ने दिया है। वक्त की कमी है, फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मेरे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इसी खबर पर उनसे अपडेट ले लेते हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट इस पूरी कार्रवाई को लेकर, क्योंकि पीयूष जैन के बाद अब ये बड़ी कार्रवाई पम्पी जैन के ठिकानों पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से डीजीजीआई ने लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कानपुर से लेकर कन्नौज तक की, कन्नौज से लेकर बैक करके कानपुर आई, जहां एक और ट्रांसपोर्टर के साथ खींचातानी हुई, उसके कागज दिए गए, उसके यहाँ से 3 करोड़ के जो उसने कंपनीज गठित की थी, उसको एक डायरी मिली, लैपटॉप, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं। उसके बाद फिर गनपत ट्रांसपोर्ट से होकर आज अगर बात की जाए सुबह अर्ली मॉर्निंग की, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, मुंबई की टीम आई थी जिसने मीर मियाँ के घर जाने की बात कही। उसके बाद अचानक पम्पी जैन के यहाँ टीम पहुंचती है और उसके यहाँ से 7 सदस्यीय टीम लगभग 4.5 घंटे से वहां मौजूद है, जिसमें 3 सदस्य निकल के सराय मीरा की तरफ गए, क्योंकि यहाँ की अगर बात की जाए, इनके जो अपने बिजनेस एसोसिएट्स हैं या इनसे रिलेटेड लोग हैं, उसमें कन्नौज में सेंटर्स हैं, कानपुर में है, लखनऊ में है और नोएडा। लखनऊ शब्द इसलिए बता रहा हूँ, लखनऊ में जो इनके फ्रीग्वेंस को या उनके इत्र के लेकर डिस्ट्रीब्यूटर वो भी है। और इसके अलावा मुंबई में ये टीम्स लगातार काम कर रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 130 से ज्यादा मेंबर्स इस टीम में हैं और एक लंबी पूछताछ चल रही है, जहां एक और मीर मियाँ के यहाँ 5 सदस्यीय टीम है, वहीं 7 लोगों की टीम है। जो हमारे सोर्सेज
से बताते हैं अभी पंपी जैन, पुष्पराज पंपी जैन के ब्रदर से अनऑफिशियली, क्योंकि उससे हमारी फोन से बात हुई, उसने साफ कहा कि जो भी हमसे कागज मांगे जा रहे हैं, जो इनकम टैक्स की टीम हमसे कागज मांग रही है, एक हमसे 2020, 2021, 2021, 2022 के जो हम लोगों ने जो पूरा वर्क किया है उस पर कागज मांग रहे हैं। हम इन्हें पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पेपर्स रहते हैं, हमारे जो टैक्सेशन का काम देखते हैं पेपर्स है, जो भी कॉपरेशन कहेंगे हम इनके साथ कॉपरेट करेंगे। कोई निश्चित तौर पर एक जांच का है, यानी बड़े ही लाइट मूड में उनके ब्रदर दिखे और साफ करा है कि पंपी जैन जी भी यहाँ मौजूद है और जो भी कागज जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं बस हम ही चाहते हैं कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा पिछले 2 से 3 सालों के तमाम डॉक्यूमेंट्स कागजात आप हमें सौंपे और उस कार्रवाई का सहयोग भी करते हुए पंपी जैन नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपके पीछे एक पोस्टर नजर आ रहा है जिसमें कुछ परफ्यूम की बॉटल्स नजर आ रही है, एक चेहरा भी है जो कि साफ तरीके से नजर नहीं आ रहा है। उस पोस्टर्स के बारे में जरा बताइए। मैं दिखाना देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा निश्चित तौर पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अब से कुछ देर बाद यहीं अगर आप देख सकते हैं प्रेस वार्ता है इत्र नगरी कन्नौज 31 दिसंबर 2000 और इत्र के तमाम इसमें जब केवड़ा है, इसमें फिरीमा है, इसमें हरमा है, इसमें तमाम ऐसे फ्लेवर्स के वो इत्र लगाए गए हैं। ये वो इत्र कहे जाते हैं जो खुशबू फैलाते हैं, इसलिए उनका सिग्निफिकेंस ये है कि ये खुशबू के नगरी है, इत्र नगरी है और इसका एक पूरा बेस बनाया गया और अब से माना जा रहा है 5 से 7 मिनट में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं पहले दिन से जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता का नाम डीजीजीआई की टीम द्वारा जोड़ा गया था, उस पर भी जहां एक और मीडिया के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि उनका उनसे कोई कंसर्न नहीं है। अब जबकि ये टीम में छापेमारी है तो उसके बाद निश्चित तौर पर अब से कुछ देर बाद अखिलेश यादव ये बताने का लोगों को बताएंगे भी कि आखिर क्या कनेक्शन है कि नहीं, कि किस बात से इनका नाम खींचा जा रहा है या इसे रूटीन मैनर माना जाएगा। यानी कुछ ना कुछ लोगों को इंतजार करना पड़ेगा ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इसमें क्या और बिल्कुल ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित गंजू इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ आपको कुछ और खबरें भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।